आज बात करते हैं उस कहानी की कि कैसे एक छोटी सी अंग्रेजी ट्रेडिंग कंपनी ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक पर हुकूमत करने का अपना सफर शुरू किया। तो सवाल यही है, एक कंपनी जो व्यापार करने के लिए मिन्नतें कर रही थी, वो सिर्फ 150 साल में शासक कैसे बन बैठी? एक कॉरपोरेशन ने इतनी बड़ी जीत आखिर हासिल की कैसे? तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं 17वीं सदी की शुरुआत में और मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य खिलाड़ियों से। जरा उस वक्त की ताकत के फर्क को समझिए। एक तरफ थी एक नई नवीली इंग्लिश कंपनी जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, और दूसरी तरफ था विशाल, दौलतमंद और ताकतवर मुगल साम्राज्य। सच कहें तो दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं था। अब कहानी का फोकस जाता है उस पहले अंग्रेजी मिशन पर जिसे मुगल दरबार में भेजा गया था। तो मैदान में उतरते हैं कप्तान विलियम हॉकिंस। वो पहले अंग्रेज थे जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मुगल शहंशाह पर एक अच्छी छाप छोड़ें और व्यापार की इजाजत ले आएं। और शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया था। जहांगीर, जिन्हें नई नई चीजों और विदेशी लोगों के बारे में जानने का शौक था, हॉकिंस से काफी इम्प्रेस हुए। उन्होंने हॉकिंस को प्यार से इंग्लिश खान का खिताब दिया और तो और 400 का मनसब भी ऑफर किया। ये एक बहुत बड़ा शाही सम्मान था जो दिखाता था कि सम्राट उन पर कितने मेहरबान थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। दरबार में पहले से जमे हुए पुर्तगाली व्यापारियों ने हॉकिंस के खिलाफ शहंशाह के कान भरने शुरू कर दिए। मुगल दरबार की राजनीति बहुत पेचीदा थी और इन्हीं साजिशों के चलते जहांगीर ने अपना मन बदल लिया। नतीजा, हॉकिंस को 1611 में खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। और ठीक इसी वक्त जब अंग्रेज अपनी पहली चाल चल रहे थे, मुगल दरबार के अंदर सत्ता का समीकरण हमेशा के लिए बदल रहा था। ये एक जबरदस्त मोड़ था। सोचिए, जिस साल हॉकिंस नाकाम होकर लौटे, उसी साल सम्राट जहांगीर का निकाह मेहरुन्निसा से हुआ, और इस एक शादी ने दरबार की पूरी सियासत को बदलने वाली एक नई और ताकतवर हस्ती को सामने ला दिया। जहांगीर ने अपनी नई बेगम मेहरुन्निसा को खिताब दिया नूरजहां, जिसका मतलब है दुनिया की रोशनी। और ये नाम सिर्फ नाम नहीं था, वो सच में दरबार की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थीं। तो असल में हो क्या रहा था? जहांगीर तो अक्सर शिकार, शराब और अफीम में डूबे रहते थे। इस वजह से जो सत्ता में खालीपन आया, उसे नूरजहां ने अपनी समझदारी और राजनीतिक सूझबूझ से भर दिया। असल में वही साम्राज्य चला रही थीं। नूरजहां का दबदबा इतना बढ़ गया था कि उनके नाम के सिक्के चलने लगे। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बड़े बड़े ओहदे देकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मतलब साफ था, अब मुगल दरबार में, खासकर विदेशी ताकतों से जुड़े किसी भी फैसले में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। तो अब अंग्रेजों की दूसरी कोशिश की बारी थी, और इस बार उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सीखा था। इस बार कंपनी ने किसी व्यापारी को नहीं, बल्कि सीधा राजा के एक खास राजदूत सर थॉमस रो को भेजा। ये उनकी रणनीति में एक बहुत बड़ा और सोचा समझा बदलाव था। अब रो की कामयाबी के पीछे कुछ ठोस वजहें थीं। पहली, 1612 में अंग्रेजों ने समंदर में पुर्तगालियों को बुरी तरह हराया था, जिससे मुगलों को उनकी फौजी ताकत का अंदाजा हो गया। दूसरी, रो ने हॉकिंस की तरह जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सब्र के साथ कूटनीति का खेल खेला, और आखिरकार उन्होंने व्यापार के लिए एक शाही फरमान हासिल कर ही लिया। ये एक ऐसा शाही हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता था, और इसने कंपनी को पूरे साम्राज्य में व्यापार करने का कानूनी हक दे दिया। लेकिन कहानी में एक और पेच है। क्या रो की ये जीत उतनी ही बड़ी थी जितनी उन्होंने अपने देश में जाकर बताई? रो अपने खुतूतों में मुगल दरबार का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने लिखा कि ये सब एक नाटक के मंच जैसा है, जहां शहजादा एक नकली राजा की तरह बैठा है। ये उनकी उस गहरी तिरस्कार की भावना को दिखाता है जो वो मुगलों के लिए रखते थे। और आज के इतिहासकार भी यही मानते हैं। उनका कहना है कि रो ने शायद जहांगीर के दरबार में अपनी अहमियत को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखा था। असल में मुगल शहंशाह के लिए वो उतने भी खास नहीं थे जितना उन्होंने खुद को समझा या दुनिया को दिखाया। तो अब कहानी को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाते हैं और इन शुरुआती मुलाकातों को जोड़ते हैं कंपनी के अगले 100 साल के जबरदस्त बदलाव से। तो रो के मिशन के बाद अगले 150 साल में क्या हुआ? कंपनी ने धीरे धीरे व्यापारिक कोठियां बनाई और अपनी फौजी ताकत बढ़ाई।
फिर 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। कंपनी ने इसी बिखराव का फायदा उठाया और 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतकर बंगाल पर कब्जा कर लिया। और फिर आया सबसे बड़ा मोड़। 1765 में उन्हें बंगाल की दीवानी मिल गई, यानी उस अमीर सूबे से टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार। और ये समझना बहुत जरूरी है कि दीवानी कोई मामूली चीज नहीं थी। ये सिर्फ टैक्स वसूलने का लाइसेंस नहीं था, ये असल में शासन करने का अधिकार था, सत्ता का एक तरह से ट्रांसफर था। यहीं से कंपनी एक व्यापारी से शासक बन गई। जरा इस आंकड़े से कंपनी की नई ताकत का अंदाजा लगाइए। 1765 के बाद कंपनी लगभग 2 करोड़ लोगों से सीधे टैक्स वसूल सकती थी। इसका मतलब था बेहिसाब ताकत और बेहिसाब पैसा, जो अब सीधे उनके कंट्रोल में था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साम्राज्य बनना बस एक हादसा था जो हालात के साथ होता चला गया, या ये शुरू से ही उनकी एक सोची समझी लंबी रणनीति का हिस्सा था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं।